वैसे आपका नाम क्या है और आपने मेरी जान क्यों बचाई? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। पर काली गुफा तक जाने से पहले आपको थोड़ा लालच दिया जाएगा। पर आप उन लालच को छोड़कर आगे जाएंगे तो नागेश्वर मिलेगा। उसके पास ही वरदान है पुनर्जीवन का। पंडित और मोहन दोनों पेड़ के पास छिप जाते हैं और फिर देखते हैं कि पेड़ों से निकलता हुआ एक भूत दिखाई देता है। मैं इस जंगल की पहरेदार हूँ और मेरे जैसे बहुत पहरेदार इस जंगल की रक्षा करते हैं। तुमने बिना मुंह दिखाए मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें उस अमर कुंड जाने तक का रास्ता बता रही हूँ। तभी अचानक एक भयानक आवाज आती है और उसकी नींद खुल जाती है और फिर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। क्यों रे मदन, जब तू दहेज में 1 लाख रुपए नहीं दे सकता तो इतने बड़े घर शादी करने क्यों आया है? क्या तुझे हम मिठाई खाने के लिए बुलाया है? तुरंत मेरे घर से निकल जा और जाकर अपनी बहन की शादी किसी गरीब के घर कर दे। दोबारा मेरे घर आने की हिम्मत मत करना। नहीं जी, आप समझ नहीं रहे। पैसे से संस्कार नहीं खरीदे जा सकते और मेरे बहन के अंदर ऐसे संस्कार हैं जिसे मैं बेच नहीं सकता। ठीक है, मैं जा रहा हूं, पर याद रखना, मैं रहूं ना रहूं, पर मदन की बहन की शादी अब होगी तो इस गांव के सबसे रईस घराने से ही होगी। इतना बोलकर मदन गुस्से से अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में जगदीश मिल जाता है। अरे भैया मदन, राम राम। इतने गुस्से में आग बाबूला होकर कहाँ जा रहे हो? हमको तो लगता है माया बहन का रिश्ता ढूंढने गए थे और आज फिर मना हो गया। हाँ जगदीश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। साला आजकल का जमाना ऐसा हो गया है, अगर घर में पैसे हैं तब तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो सब कुछ बेकार। अब तुम ही देख लो, माया के अंदर कितना हुनर और संस्कार भरे पड़े हैं, पर उसे कौन देखता है? सबको तो पैसे चाहिए। अरे तुम परेशान ना हो मदन भाई, भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। देखना, एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ कालिंदी जंगल। मैंने सुना है कि वहां एक डायन है और उससे जो भी मांगो वह तुमको देती है। तुम पागल हो गए हो जगदीश। तुम्हें पता है पूर्वजों ने उस जंगल में जाने के लिए मना किया है, वहां पर कोई नहीं चाहता, और आज तुम ज्यादा 30 मार खा बन रहे हो। नहीं मदन भाई, मैं अब घर से तंग आ चुका हूँ। उन्हें पैसे चाहिए, इसलिए मैंने सोचा उस रहस्यमयी कालिंदी जंगल में जाकर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जिससे मैं अपने परिवार का एक अच्छा और लायकदार बेटा बन सकूं। देखो जगदीश, मैं सिर्फ तुमको समझा सकता हूँ। अब तुम्हें रुकना है या जाना है इसको तुम खुद समझ सकते हो। मेरी बात मानना, उस कालिंदी जंगल मत जाना। अब मैं घर जा रहा हूँ। इतना बोल मदन अपने घर जाता है, लेकिन जगदीश मदन की बात नहीं मानता और वो कालिंदी जंगल की तरफ निकल पड़ता। अरे सुन माया, खाना निकाल, बहुत जोरों से भूख लगी। आज पता नहीं किस मनूस के घर चला गया। और ये मोहन कहाँ गया है? मुझे तो कहीं दिखा नहीं। भैया मोहन गांव में गया था काम की तलाश में। अभी आता होगा। अब मैं खाना ला रही हूँ, आप बैठिए। मदन जमीन में बैठ जाता है और फिर माया मदन को खाना दे देती है। मदन जैसे ही खाने वाला होता है तभी मोहन हाफते हुए घर के अंदर आता है। अरे बड़े भैया, गजब हो गया, जगदीश मारा गया। पता चला कि वो कालिंदी जंगल गया था और किसी ने कालिंदी जंगल से उसे उठाकर फेंका और उसकी लाश गांव के बीच में आकर गिरी। इतना सुनते ही मदन खड़ा हो गया और बोला, मैंने उससे बोला था कि कालिंदी जंगल कोई आम जंगल नहीं है, वो रहस्य से भरा पड़ा है। गांव के पता नहीं कितने लोग उस जंगल में गए और आज तक लौट कर नहीं आए। तो भैया, क्या वहां पे बड़े बड़े राक्षस रहते हैं या फिर कोई बुरी शक्तियां जो लोगों को मार डालती? नहीं मोहन, बात ऐसी नहीं है। उस जंगल में कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती हैं। ऐसा मैंने मथुरा पंडित से सुना था। तो क्या भैया, आप इन सब बातों को मानते हैं कि नहीं? क्या सच में भूत प्रेत और जादुई शक्तियां अभी भी हैं? मोहन, तो इतना बड़ा हो गया है पर तेरे अंदर एक पैसे का दिमाग नहीं है।
अगर ये बातें झूठ होती तो भला सोचो, कोई कालिंदी जंगल से जगदीश को उठाकर फेंकता और गांव में आकर कैसे गिरता। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उस जंगल में है जिससे हमें डरना चाहिए। ठीक है भैया, इन सब बातों को हटाओ और ये बताओ कि दीदी के लिए रिश्ता मिला या नहीं। मोहन, माया का तुम्हारे और मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका रिश्ता जहां भी हो एक अच्छा घर होना चाहिए। पर जहां अच्छा घर मिलता है वहां पर दहेज बहुत मांगते हैं। भैया आप परेशान ना हो, मैं काम ढूंढ लिया है। मैं गांव के धनीराम सेठ के यहाँ काम करूंगा। बदले में मुझे महीने के 5,000 रुपये मिलेंगे। बहुत बढ़िया, तुम कल से काम पर जाना शुरू कर देना और मैं भी कहीं अच्छी जगह काम ढूंढ लूंगा और खेती करके माया बहन की शादी कर लूंगा। अच्छा, तो अब मैं खेत जा रहा हूं। इतना बोलकर मदन खेत के लिए निकल पड़ा और फिर थोड़ी ही देर में मदन खेत पहुंच गया। हे ईश्वर, हम पर रहम कर। ये मौसम देखकर मुझे डर लग रहा है। अगर इस बार फिर बारिश हुई तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और फिर मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पाऊंगा। और अगर इस बार मेरी फसल बर्बाद हुई तो मैं खुद खुशी कर लूंगा। मदन इतना बोलकर घर आ ही रहा होता है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है और फिर मदन निराश होकर एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगता है। लानत है खुद की जिंदगी पे। जितनी भी बार फसल अच्छी होती है उतनी ही बार बारिश हो जाती है। अगर इस बार बारिश बंद ना हुई तो मैं इसी पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लूंगा। इतना सोचकर मदन घर आता है। तभी उसकी बहन माया बोलती है, भैया इस बार भी बारिश हो गई और हमको नहीं लगता कि अब फसल बचेगी, इसलिए भैया आप परेशान ना हो। मैं भी कितनी कुलक्षण हूँ कि अपने भाई को चिंता दे के घर में बैठी हूँ। ऐसा मत बोल छोटी, हम गरीबों की जिंदगी में केवल मेहनत और मौत है। मुझे माफ करना बहन, तेरा भाई अब और जिंदगी से नहीं लड़ सकता। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब तो ऐसा मन करता है कि इस दुनिया से इतनी दूर चला जाऊं कि कभी लौट के ना आऊं। अरे तुम दोनों पागल मत बनो और सो जा, मुझे नींद नहीं आ रही है। मदन के इतना कहने पर मोहन और माया दोनों सो जाते हैं और मदन बारिश को देखकर पागल हो जाता है और फिर वो घर से बाहर निकलकर बारिश में घूमने लगता है और घूमते घूमते वो एक पेड़ के पास जाता है। हे ईश्वर, तुझे मेरी मौत प्यारी थी ना, तो चल आज मैं तेरी वो भी ख्वाहिश भी पूरी करता हूँ। पर मेरी बात याद रखना, किसी गरीब को बहन मत देना भगवान, नहीं तो मेरे जैसा वो भी मरने पर मजबूर हो जाएगा। ये जालिम दुनिया हम गरीबों को जीने नहीं देगी। इतना बोलकर मदन उस बरसती काली रात में उसी पेड़ में फांसी लगा लेता है और मर जाता है। सुबह होते ही मोहन अपने भैया को उस बरसते पानी में ढूंढने लगता है। कभी इधर जाता तो कभी उधर जाता, कभी खेत जाता तो कभी किसी के घर जाता, पर मोहन को उसका भैया दिखाई नहीं दिया। तब वह थक हार कर अपने घर वापस आ जाता है। माया, मैंने भैया को बहुत ढूंढा पर वो कहीं मिले नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं वो भी कालिंदी जंगल तो नहीं चले गए। अब मुझे वहीं पे जाके देखना पड़ेगा। नहीं भैया, हमें पूर्ण विश्वास है कि भैया वहाँ कभी नहीं जाएंगे। वो ज़रूर किसी काम से दूसरे गांव गए होंगे, आप परेशान ना हो, वो शाम तक लौट आएंगे। ठीक है माया, मैं 1 घंटे और देखता हूँ। जैसे ही बारिश थोड़ी धीमी होगी मैं फिर ढूंढने जाऊँगा। इधर मोहन माया की बात को सुनकर थोड़ी देर घर पर ही रुक जाता है और उधर गांव के 2 आदमी अपना खेत देखकर वापस लौट रहे थे। तभी अरे जगन, देख बेटा देख, पेड़ पर कोई लटका है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, जैसे किसी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की हो। देख तो एक बार ऊपर। अरे हाँ काका, ये तो आत्महत्या किया है। इसके कपड़े से मुझे लगता है कि जैसे ये मदन हो। अरे ऐसा मत बोल जगन, मदन ऐसा नहीं कर सकता। पर अगर तेरी बात सही निकली तब तो अनर्थ हो जाएगा। इस बारिश में मुझे साफ साफ दिख ही नहीं रहा कि ये कौन है। तो ऐसा करते हैं, हम मदन के घर चलते हैं। हाँ तुम एकदम सही बोले काका, चलो तुरंत मदन के घर और वहाँ पर चलकर पता करें कि मदन घर पर है या नहीं। इतना बोलकर दोनों लोग मदन के घर की तरफ निकल पड़े।
अरे ओ मदन, कहाँ हो? घर से बाहर निकलो, मुझे थोड़ी बात करनी है। इतना सुनते ही मोहन घर से बाहर आया। अरे जगन और काका, आप इतनी बारिश में मेरे घर? क्या हुआ? आप बहुत घबराए से लगते हैं। कहीं कुछ गांव में हो गया क्या? नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है। मुझे तुम्हारे भैया मदन से थोड़ी बात करनी थी। क्या वो घर पर है? अगर हो तो उनसे बोलो कि जगन और काका आपसे बात करेंगे। काका भैया सुबह से पता नहीं कहाँ चले गए और मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर कहीं वो मिले नहीं। हमें लगता है शायद वो बगल वाले गांव में गए हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे। मोहन बेटा, मैं कुछ बोलूं? तुम बुरा तो नहीं मानोगे? अभी हम दोनों खेत से घर वापस आ रहे थे, तभी एक पेड़ पर एक आदमी को फांसी लगा के मरा हुआ देखा और उसका कपड़ा मदन के ही जैसा था। कहीं वो मदन तो नहीं? ये क्या बोल रहे हो काका? ऐसा नहीं हो सकता। सुनो माया, जल्दी घर से बाहर आके सुनो। काका क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही आके समझो काका क्या बोल रहे हैं। इतनी बात सुनते ही माया घर से बाहर आई और फिर काका ने माया को सारी बात बताई। तब माया ने बोला, अरे काका, मुझे तुरंत ले चलो उस पेड़ के पास। भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई। भैया तुरंत चलो, भैया ने खुदकुशी कर ली है। अरे हे भगवान, ये क्या दिन आ गया? इतना बोलकर मोहन, माया, जगन और काका के साथ कुछ गांव के लोग भी उस पेड़ के पास गए और फिर उस लाश को नीचे उतारकर पहचान की तो अरे भैया, ये क्या कर दिया तुमने? मरने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि हम दोनों का क्या होगा? मोहन और माया को रोता हुआ देख गांव वाले उसे शांत करवाते हैं और फिर उन दोनों को घर वापस लाकर लाश को नदी में फेंक देते हैं। लगातार 1 महीने बारिश होने के बाद आखिरकार बारिश बंद हो गई। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने के लिए राशन नहीं है और माया बहन की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ताकि मैं माया बहन का इलाज करवा सकूं। क्या बोल रहा है रे? पैसे उधार दे दूं? और तुझे तेरे भाई ने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। पहले तू मेरा पिछला कर्ज दे, तब मैं तुझे दूसरा कर्ज दूंगा। क्या बोल रहे हो सेठ? मेरे भैया ने कब तुमसे पैसे उधार लिए थे? मुझे तो कभी बताया ही नहीं कि उन्होंने कभी पैसे उधार लिए थे। ऐसा नहीं हो सकता सेठ, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ सच सब पता चलेगा। जिस दिन तेरा घर नीलाम होगा उस दिन तुझे पता चल जाएगा। अब तू अपने घर जा। सेठ की इतनी बात सुनकर मोहन अपने घर आता है। मोहन के घर आते ही फिर से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश होते होते शाम हो जाती है और मोहन और माया बिना खाना पीना खाए सो जाते हैं और सुबह उठते हैं और देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। अरे भैया देखो, इतने सारे राशन अनाज अपने घर में कहाँ से आए? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे लिए दवा भी आ गई। ये किसने किया? ऐसा भैया आपने रात को लाया क्या ये सब? नहीं माया, मैं तो कुछ नहीं लाया। भला ये किसने ला कर दिया? वही मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। इसने तो हमको सब कुछ दिया जो चाहिए था, सब कुछ। इसका पता लगाने के लिए मुझे मथुरा पंडित से मिलना होगा, तभी सच का पता चलेगा। इतना बोलकर मोहन मथुरा पंडित के घर की तरफ निकल पड़ता है। पंडिताइन, पंडित जी नहीं है क्या घर पर? हमें कहीं दिख नहीं रहे हैं। अगर अंदर हो तो बुला दो, जरूरी काम था, थोड़ी बात कर लेते हमसे। अरे नहीं बेटा मोहन, पंडित जी घर पर नहीं हैं, वो कल आएंगे। तुम परेशान न हो, मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगी। अब तुम घर जाओ। पंडिताइन की इतनी बात सुनकर मोहन घर जा रहा होता है कि तभी उसे अपने भाई मदन की याद आती है और फिर मोहन उस पेड़ के पास जाता है। भैया, आपने हम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया। अगर मरने का शौक था तो बता देते, हम दोनों भी आपके साथ खुदकुशी कर लेते हैं। मोहन के इतना बोलते ही वहाँ पर एक डरावनी आवाज आई। सुनकर मोहन तुरंत घर की तरफ भागा और उसे कुछ ऐसा आभास हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो भागा भागा अपने घर गया, तभी उसने देखा कि उसके घर के सामने भीड़ जमा हुई है। अरे सेठ जी, आप अचानक से घर आ गए, अब क्या काम है आपका? आप मेरी मदद करने आए हैं या झूठा तगादा करने आए हो? अरे सामान पर लगाम दे। अगर मेरा पैसा कल मुझे वापस न किए
तो तेरी बहन को मेरे घर 1 महीने झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। तू भी अपना जबान संभाल कर बात कर। मुझे नहीं पता कि तूने मेरे भाई को कर्जा दिया हुआ था। और मुझे ये बता, जब मेरे भाई को तूने कर्जा दिया तो क्या तुमने मुझसे पूछ के कर्जा दिया था? जो मुझसे आके मांग कर रहे हो, मैं 1 भी रुपए देना वाला नहीं। अगर किसी में भी हिम्मत है तो मेरी बहन को छू कर दिखाए। तू अपनी गर्मी संभाल कर रख, कल दिखाना। जब मैं शाम को तेरे घर आऊंगा तो आज मैं जा रहा हूँ, कल तुझसे बात करूंगा। इतना बोलकर सेठ अपने आदमियों को लेकर चला जाता है और इधर रात होने के कारण मोहन और उसकी बहन दोनों लोग सो जाते हैं। तभी पेड़ के पास से एक भूत गांव की तरफ पड़ता है। नहीं कर सका, आज मर कर पा रहा हूँ। तुम दोनों को जो चाहिए मैं देता रहूंगा, बस तुम मुझे देख नहीं सकते और मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मैंने सेठ से 1 भी रुपए उधार नहीं लिए थे, लेकिन तुमको ईमानदार बनने के लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ। इसे सेठ को दे देना। अब मैं चल रहा हूँ। इतना बोलकर मदन वहां से चला जाता है और फिर सुबह होते ही मोहन देखता है कि उसके घर में नोटों की गड्डियां पड़ी हैं। नोटों को देखकर वो पागल हो जाता है। अरे हे भगवान, ऐसा कौन है जिसे मेरी मदद करने के लिए भेज दिया हो? अब मैं इन पैसों से सेठ के सारे कर्ज चुका दूंगा ताकि मेरा बड़ा भाई बदनाम ना हो। इतना सोच के मोहन सेठ के घर की तरफ निकल पड़ा। अरे वो सेठ, ले पकड़ अपने पैसे और आज के बाद मेरे भाई पे झूठा इल्जाम मत लगाना, समझ में आया? अरे मोहन बेटा, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो बस तुम्हें याद दिलाने गया था। अच्छा ये बताओ, इतने सारे पैसे तुम ले कहां से आए? क्योंकि एक दिन में तुम इतना पैसा कमा कैसे सकते हो? मुझे अपना पूरा सीक्रेट बताओ। कुछ नहीं सेठ जी, मैं तो बस कालिंदी जंगल गया था और वहीं पर एक जादुई पेड़ है, उसी से पैसे मांगा हूं। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी मांग सकते हो, पर दिन में 1 बार मांगना। लालच करोगी तो वो पेड़ नष्ट हो जाएगा। क्या बात करते हो तुम? मुझे पागल समझते हो क्या? मैं वो भी कालिंदी जंगल जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। सेठ के इतना बोलने पर मोहन बिना कुछ बोले मथुरा पंडित के घर की तरफ निकल पड़ता है और फिर थोड़ी ही देर में मथुरा पंडित के पास पहुंच जाता है और फिर पंडित से कहता है, पंडित जी, मेरे घर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम बता नहीं सकते। पता नहीं कौन मेरे घर में पैसे, अनाज, सब कुछ रात को रख के चला जाता है, मुझे पता नहीं होता। इसलिए कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करे कि आखिरकार वो है कौन जो मेरी मदद चुपके से कर रहा है। देखो बेटा मोहन, ये मेरे समझ से बाहर है। अगर मुझे इसके बारे में कुछ जानना है तो सबसे पहले मुझे अपने घर ले चलो और फिर वहां चलकर मैं अपने तंत्र मंत्रों से ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये पुरुष है या फिर स्त्री या फिर कोई शक्ति जो आपकी मदद कर रही है। अरे पंडित जी, फिर देरी मत कीजिए, चलिए मेरे साथ और हमें सच बताने का कष्ट करें। इतनी बात सुनकर पंडित मोहन के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ा और थोड़ी देर में मोहन के घर पहुंच गया। वहां पे पहुंचकर बिना कुछ बोले वो अपने मन में कुछ पढ़ने लगा। तभी मोहन से कुछ बोला। मोहन, ये कोई आम शक्ति नहीं है। ये ना कोई इंसान है ना कोई औरत। यह एक तड़पती हुई आत्मा है जो तुम्हारी मदद करना चाहती है। वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रही है। उसको यह सब देने से उसकी शक्तियां छीन हो रही है, लेकिन वह फिर भी तुम्हारी मदद कर रहा है। मेरे हिसाब से कहीं वो मोहन तो नहीं? क्या बोल रहे हो पंडित जी? मेरा भाई मोहन एक बुरी आत्मा है जो अभी भटक रही है। क्या वो आकर मेरे घर में मेरे आवश्यकता की चीज देकर जाते हैं? ऐसा नहीं हो सकता पंडित जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे तो इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो आज रात तुम उसे पेड़ के पास जाना और जाकर उससे बोलना
कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे और पैसे चाहिए। देखना, वह जरूर तुम्हें रात को आकर पैसे देकर जाएगा। अगर यह बात सही निकले तो इसका मतलब मोहन मदन भूत बन गया है और उसकी आत्मा को शांति देना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। मथुरा पंडित इतना बोलकर वहां से चले जाते हैं और फिर मोहन पंडित की बात मानकर उस पेड़ की तरफ निकल पड़ा और थोड़ी देर में उस पेड़ के पास पहुंचकर उससे सारी बातें बोल डाला जो पंडित ने बोली थी। है भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम सच में भूत बन गए हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप आकर मेरी मदद करते हैं। अगर ये बात सही निकले तो आपने ही कहा था कि कालिंदी जंगल में मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते हैं। अगर ये बात सही है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भी उस कालिंदी जंगल जाऊंगा और आपको जिंदा करके घर वापस लाऊंगा। इतना बोलकर मोहन अपने घर आता है और घर आकर सो जाता है और फिर उसी रात में फिर एक डरावनी आवाज आती है और उस पेड़ के पास से एक भूत निकलकर गांव की तरफ आता है और फिर थोड़ी ही देर में मोहन के घर में घुस जाता है। हाँ भाई मोहन, मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तू मुझे जाने पर। आज बात जानने की है तो मैं तुमको बता दूं, मैं ऐसे ही तुम्हारी मदद पूरी जिंदगी करता रहूंगा, चाहे मेरी शक्तियां रहे या ना रहे, पर तुम दोनों खुश हमेशा रहोगे। इतना बोलकर मदन कुछ पैसे देकर फिर अपने पेड़ के पास वापस चला जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को पंडित एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता है। वो तुरंत रात में ही मोहन के घर के अंदर जाता है और मोहन को जगाकर सारी बातें बोल डालता है। तब फिर मोहन पंडित के साथ उसे पेड़ की तरफ निकल पड़ता है। सुनो मेरी बात, तुम थोड़ी देर शांत रहो और मैं तुम्हें सच दिखा रहा हूं। अपने मंत्रों के बल देखना, अभी यहां पर एक भूत आएगा। वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भाई मदन है। पंडित और मोहन दोनों पेड़ के पास छिप जाते हैं और फिर देखते हैं कि पेड़ों से निकलता हुआ एक भूत दिखाई देता है जो और कोई नहीं बल्कि मदन था। अरे पंडित जी, ये तो सच में मुझे लग रहा है कि मेरा भाई ही है, पर मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरा भाई भूत कैसे बन सकता है। और अगर ये भूत बन गया तो क्या मैं इसे पुनर्जीवित कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे भाई ने ही 1 महीना पहले बताया था कि मथुरा पंडित से उसने सुना था कि कालिंदी जंगल में मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते हैं। अगर ये बात सही है तो मुझे बताओ, मैं आज रात ही निकल जाऊं और अपने भाई को जिंदा करके वापस आऊं। अरे इतना जल्दी मत करो, पहले तुम घर चलो और फिर मैं सुबह आकर तुमको उस जंगल के और रहस्यों के बारे में समझाऊंगा, कैसे क्या करके तुम्हें उस जंगल में तुम्हारा भाई मिलेगा। पंडित की इतनी बात मान के मोहन अपने घर आता है और पंडित अपने घर जाता है और इधर मोहन सो जाता है और सुबह होते ही देखता है कि उसके घर के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं। क्यों रे मोहन, तेरे भाई ने आज मेरे बेटे को मारा। उसकी लाश इस पेड़ के नीचे पड़ी मिली। तेरा भाई भूत है, भूत। इस गांव में थोड़ी देर भी रुक नहीं सकता, इसलिए अपना छोरा बिस्तर ले और यहां से दफा हो जा। क्या बोल रहे हो सेठ? अभी तक तुम मेरे भाई को झूठा बदनाम कर रहे थे कि उसने पैसे उधार लिए, और जब मैं पैसे तुम्हें दे दिए तो अब उन्हें फिर बदनाम कर रहे हो कि वो भूत बन गए। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अगर कोई सबूत हो तो मुझे बता। सबूत कोई नहीं है, भला कोई अपने बेटे को मरा हुआ कैसे बोल सकता है? मेरी बात मानो, तुम्हारा भाई भूत बन चुका है। अब वो गांव वालों को परेशान करेगा। इससे पहले तुम या घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो इस घर में आग लगा दूंगा। सेठ और गांव वाले इतना बोल रहे होते हैं कि तभी पंडित आ जाता। अरे अरे, क्या हुआ भाई? सुबह सुबह आज मोहन के घर क्या करने आ गए? क्या हुआ, कोई दिक्कत हो गई क्या? चेहरे से तो देखकर लग रहा है कि कोई बड़ा हादसा हुआ है गांव में और उसका जिम्मेदार जैसे मोहन हो। नहीं पंडित जी, बात ऐसी नहीं है। उसका जिम्मेदार मोहन नहीं बोर, किसका भाई मदन है, क्योंकि मदन
अब भूत बन चुका है और वह गांव वाले लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। इसलिए हम और गांव वाले चाहते हैं कि मोहन और उसकी बहन हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर, इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। नहीं सेठ, ऐसा करना उचित नहीं है। किसी को बेघर करना बहुत बड़ा पाप होता है। अगर बात ऐसी है तो हम गांव वाले मिलकर उसे सुलझाएंगे। और क्या सबूत है कि मोहन का भाई मदन ही तुम्हारे बेटे को मारा है? हो सकता है कोई दूसरा भी तुम्हारे बेटे को मार सकता है। हो सकता है तुम्हारा बेटा कालिंदी जंगल गया हो और वहां मारा गया हो। तुम सब परेशान ना हो और अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूं। पंडित जी इतनी बात सुनकर सेठ और गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर पंडित मोहन से कहता है, बेटा, ये तो गांव में अफवाह फैल गई है। अगर अब कुछ ना किया गया तो बात बिगड़ जाएगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मदन सेठ के बेटे को क्यों मारा। पंडित जी, आप इन सब बातों में समय बर्बाद करने से अच्छा है आप मुझे कालिंदी जंगल का रहस्य बताएं, ताकि मैं अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकूं, ताकि गांव वालों पर कोई दिक्कत ना आए। मोहन, मैं अंदर से नहीं चाहता कि तू कालिंदी जंगल जाए। अगर तेरी इच्छा है तो जा, पर मेरी बातों को ध्यान रखना। मैं जो बताता हूं वैसा ही करना, क्योंकि वो जंगल रहस्यों से भरा पड़ा है। वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि चकरा जाते हैं। इसलिए मेरी बात मानो, अपने काम से काम रखना। किसी मोह माया जाल में फंसना नहीं है। इसलिए मेरी बातों पर जरा गौर दो। पंडित मोहन को उस जंगल के रहस्य के बारे में बता डालता है और फिर वो अपनी बहन से सारी बातें बताकर घर से निकल पड़ता है। और चलते चलते थोड़ी ही देर में वो हिंदी कालिंदी जंगल में प्रवेश करता। अरे भगवान, ये तो सच में बहुत डरावना जगह है, पर हिम्मत नहीं हारनी। अगर मैं आज हार गया तो अपने भाई को कभी नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी और डटकर मुसीबत का सामना करना ही होगा। मोहन जंगल में चला चला जा रहा था। चलते चलते जब वो थक गया तो एक पेड़ के पास थोड़ी देर आराम करने लगा। फिर वो उठा और थोड़ी दूर आगे बढ़ा। तभी उसे एक बोलती हुई बकरी दिखाई दी। सुनो सुनो वो अनजाने राही, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? रात को ही मेरा बच्चा एक तालाब में गिर गया और मैं बहुत कोशिश की पर मैं निकाल ना सकी। अगर तुम मेरे बच्चे को निकाल दो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं और तुम्हारे सफर में एक मददगार बन सकूं। बकरी के ऐसे बोलते ही मोहन समझ गया ये जंगल माया और रहस्य से भरा पड़ा है। इसलिए वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ चला। लेकिन बकरी उसके आगे फिर आ जाती है और मोहन से मदद मांगने लगी। अरे वो अनजाने राही मेरी बातों को इग्नोर करके कहाँ जा रहा है? मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरा बच्चा पानी में गिर गया है और तुम उसे निकाल सकते हो, तो चल के मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली और तुम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। बकरी की इस बात को सुनकर मोहन सोचने लगता है। पंडित बोला था कि किसी भी चीज में हाथ मत डालना, और ये बकरी है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अब इसकी मदद करनी ही होगी। जो होगा देखा जाएगा। अरे वो बकरी, चल, मुझे दिखा तेरा बच्चा कहाँ फंसा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और मैं तेरे बच्चे को बचाकर मैं अपनी राह निकल जाऊंगा। मोहन की इतनी बात सुनकर बकरी उसे उस तालाब के पास ले जाती है और फिर मोहन उस बकरी के बच्चे को बाहर निकालता है। तभी बकरी एक सुंदर जलपरी बन जाती है। आपका स्वागत है इस कालिंदी जंगल में। मैं इस जंगल की पहरेदार हूँ और मेरे जैसे बहुत पहरेदार इस जंगल की रक्षा करते हैं। तुमने बिना मुंह दिखाए मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें उस अमर कुंड जाने तक का रास्ता बता रही हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम आगे बढ़ते जाओगे और तुम्हें बहुत सारे पड़ाव मिलेंगे। उन सभी पड़ाव को पार करते हुए आगे बढ़ते जाओगे। भूखे प्यासे तब तुमको एक काली गुफा मिलेगी। वहां पर जाते ही इस जंगल के नागराज मिलेंगे। उनसे अपनी एक
इच्छा मांग सकते हो। धन्यवाद जलपरी महारानी। अगर आपके जैसे रास्ते में मुझे मिलते रहें तो मैं जरूर अपने मुकाम तक पहुंचूंगा। तो अच्छा, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपने राह में आगे बढ़ूं। इतना बोलकर मोहन आगे बढ़ता है और चलता जाता है। चलते चलते रात हो जाती है और वह पेड़ के नीचे लेटकर सोने लगता है। तभी अचानक एक भयानक आवाज आती है और उसकी नींद खुल जाती है और फिर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे वो मूर्ख मनुष्य, तुझे क्या लगता है कि 2 पेड़ के पास छिपेगा और मुझे दिखाई नहीं देगा? मैं सूंघ कर बता सकता हूँ, क्योंकि इंसानों का मांस मुझे बहुत प्यारा है। इसलिए आज तुझे मैं खाऊंगा। मेरी आत्मा आज तृप्ति होगी। बहुत दिनों बाद मुझे एक जवान इंसान का मांस खाने को मिलेगा। ठीक है, अगर तुम्हें मुझे खाना है तो खा लो, पर मेरी एक इच्छा पूरी करो तो मैं तुम्हें मांस खाने का तरीका बताऊंगा जो और लजीज होगा। तू मुझे पागल बना रहा है। तेरे जैसे लाखों आए मैंने किसी की नहीं सुनी, पर अगर तू आज मुझसे कुछ मांग रहा है तो चल मांग। मैं हूँ दैत्यराज। अगर एक बार वादा कर दिया तो उसे पूरा जरूर करता हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है कि तू अपनी उस इच्छा में खुद की जिंदगी नहीं मांगेगा। नहीं नहीं, रुकिए, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें कोई मार सकता है? क्या तुम्हें मारने का कोई यंत्र है? मुझे कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही पूछा। मुझे कोई मार नहीं सकता। मैं अमर हूँ। अगर मैं तुझे कोई भी हथियार दे दूँ, कोई भी मंत्र दे दूँ, मुझ पर उसका फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम मुझे मारने की सोचो मत और अपनी इच्छा मांगो। हाँ ठीक है दैत्यराज, पर क्या तुम सच में मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी? क्योंकि बहुत राक्षस ऐसे होते हैं कि वो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बात बोलकर मुकर जाते हैं। अगर तुम अपनी बातों पर अडिग निकले तभी मैं कुछ मांगू, नहीं तो आओ मुझे खा लो। अरे मूर्ख मनुष्य, तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे मांगेगा और मैं तुझे पूरा नहीं करूंगा? जब तेरी जिंदगी मेरे ही हाथों है तो मैं तुझे खुशी दे सकता हूँ। चल तू मुझसे मांग। मैं अपने राक्षसी देवता की कसम खाकर कहता हूँ कि तेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। ठीक है दैत्यराज, तो तुम तैयार हो? मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम एक कांच के बोतल में कैद हो जाओ और जब तक मैं न चाहूं तुम बाहर न निकल पाऊं। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। क्या बात है! मैंने सोचा इंसान लालची होते हैं, वो हीरे जवाहरात और ऐसो आराम की जिंदगी मांगेंगे, लेकिन तुमने ये क्या मांग लिया? इतना बोलकर दैत्यराज एक कांच की बोतल में कैद हो जाता है और फिर उसे बोतल को वहीं पर छोड़कर मोहन आगे बढ़ने लगता है और चलते चलते वो एक दूसरे जंगल में पहुंचता है। हे भगवान, ये क्या है? ये तो एक औरत है। भला इस सुनसान जंगल में बैठकर रो रही है। हमको लगता है ये रास्ता भूल गया है। चलकर इसके पास देखना पड़ेगा। अरे सुनो, आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या आपके साथ कोई है या आप अकेली जंगल में? आपके पहनों से लगता है कि आप एक राजकुमारी हैं, तो कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें कि आप हैं कौन। मैं एक राजकुमारी। मेरे पिताजी जंगल में शिकार करने आए थे और मैं उनके साथ इस जंगल में आई थी। वो शिकार करते करते आगे बढ़ गए और मैं उनका पीछा कर रही थी। तभी मुझ पर कुछ जंगली जानवरों ने हमला करने की कोशिश की और फिर मैं अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और फिर इसी जंगल में फंस गए। मुझे आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब राजाओं और महाराजाओं का राज्य होगा
और जो भी होगा वो बहुत दूर दूर है। इसलिए मुझे स्पष्ट रूप से बताएं, आप हैं कौन? देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जंगल के उस छोर पर एक छोटा सा राज्य है, जसवंतपुरम। अगर तुम्हें मेरा राज्य देखना है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना राज दिखाऊंगी। लेकिन मुझे भ्रम हो गया कि मेरा रास्ता किधर है, इसलिए मुझ पर विश्वास करो और मुझे मेरे राज्य तक लेकर चलो। माफ करना राजकुमारी, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे काली गुफा तक जाना है और फिर मैं वहां जाकर अपने भाई का जीवन मांगूंगा। इसलिए अगर आप मेरे साथ उस गुफा तक चले, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य वापस ले चलूंगा। तू अपने आप को समझता क्या है? मैं कोई राजकुमारी नहीं बल्कि इस जंगल की डायना हूँ। इस जगह मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती क्योंकि ये नागों का इलाका है। इसलिए तू मेरे साथ वापस पीछे चल, नहीं तो तुझे मार दूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कोई है, मेरी मदद करो। कोई है, मेरी मदद करो। मोहन के इतना बोलने पर एक नागिन वहां प्रकट होती है। नागिन डायना को देखते ही तुरंत उस पर हमला कर उसे मार डालती है। धन्यवाद आपका जो आपने मेरा जान बचाया। आपकी वजह से आज मैं अपने मंजिल पर पहुंच चुका हूं। वैसे आपका नाम क्या है और आपने मेरी जान क्यों बचाई? नहीं मोहन, ऐसी बात नहीं। मैंने तुम्हारी जान तो बचाई, लेकिन अपने बच्चों की भी जान बचाई। क्योंकि इस डायना को मैंने बहुत ढूंढा, पर ये हमेशा मुझसे छिपती रही। और आज तुमने मुझे बुलाया और इसका खात्मा हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। जो भी हुआ संयोग से हुआ है। अच्छा, आपने बताया नहीं कि आपका नाम क्या है और जहां पर आप करती क्या है? मैं नागवंश की राजकुमारी नीलिमा हूँ। और आप यहाँ पे किस लिए हैं? मुझे लग रहा है आप काली गुफा तक जाना चाहते हैं, सही है ना? हाँ, तुम तो मेरे मन की बातों को समझ सकती हो, तो क्यों ना तुम मुझे उस काली गुफा तक लेकर चल सकती हो। क्योंकि मेरा भाई मर गया है और मैं उसी को पुनर्जीवित करना चाहता हूँ। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। पर काली गुफा तक जाने से पहले आपको थोड़ा लालच दिया जाएगा। पर आप उन लालच को छोड़कर आगे जाएंगे तो नागेश्वर मिलेगा। उसके पास ही वरदान है पुनर्जीवन का। तो वही आपकी मदद कर सकता है और आपके भाई को वापस ला सकता है। इतना बोलकर नीलिमा मोहन को काली गुफा के पास ले जाती है। फिर मोहन काली गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर उससे बहुत सारे पैसे, अनाज, सोने सब कुछ दिखे, पर उसने लालच नहीं किया और आगे बढ़ता रहा। आओ मोहन, आपका स्वागत है इस काली गुफा में। इस काली गुफा का मालिक नागेश्वर। मुझे वरदान मिला है पुनर्जीवन का। मैं किसी को चाहूं तुझे जीवित कर सकता हूं, किसी को चाहूं तो मार सकता हूं। पर मेरे एक सवाल का जवाब सही सही जो देगा वही यहां से जा सकता है। नहीं तो उसे कौन सी सजा मिलेगी मैं भी नहीं जानता। मुझे डर नहीं है किसी चीज का। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे भैया वापस आएंगे और जरूर आएंगे। चलो ठीक है मोहन, मैं एक सरल सवाल करता हूं कि तू अगर इस सोने चांदी हीरे मोती चाहे जो ले जा, मैं तुझे जाने दूंगा। अगर नहीं ले जाना तो तू मुझसे अपनी उम्र बढ़ावा सकता है और भी जीवित रह सकता है। बोल, तो खुद को ज्यादा दिन तक जीने देगा या फिर अपने भाई को इस दुनिया में वापस पाना चाहेगा, और क्यों? आपका सवाल ठीक है नागेश्वर, लेकिन मैं उस दिन को नहीं भूल सकता। जब मैं छोटा था तब मुझे चोट लग जाए तब वो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, इसे मेरी उम्र दे देना। आज उनका है आशीर्वाद, मुझे यहां तक लाया है। अपने भाई का हिस्सा नहीं खा सकता। क्या बात है मोहन, भाई हो तो तेरे जैसा। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तेरा भाई तुझे वापस दे रहा हूं। इतना बोलते ही एक प्रकाश हुआ और फिर मदन वापस आ गया। और फिर उसके साथ साथ नागेश्वर ने उन्हें खूब सारा धन दिया। मदन को वापस देख मोहन बहुत खुश हुआ और फिर वो दोनों नागेश्वर को धन्यवाद कर गुफा से बाहर आ गए। धीरे धीरे चलते हैं, चलते चलते हुए कालिंदी जंगल पार कर अपने गांव आ गए। अरे ओ माया बहन, देख तेरा भाई वापस आ गया।
इतना सुनते ही माया घर से बाहर आती है। भैया आप वापस आ गए। मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं आ रही है। भैया आज के बाद मेरी शादी के लिए परेशान हुए तो मैं घर छोड़ के बहुत दूर चली जाऊंगी और फिर लौट के कभी नहीं आऊंगी। पागल मत बनो माया, अब वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर मैं मरता नहीं तो आज मेरा सपना पूरा ना होता। तुम देखना, मैंने बोला था ना कि तुम्हारी शादी ऐसे घर में कराऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। हाँ माया, अब हम भूखे कभी नहीं सोएंगे और भैया को अब खेत काम करने नहीं जाना है। जब तक मोहन जिंदा है भैया को काम करने के जरूरत नहीं रहेगी और भैया के लिए बहुत ही जल्द एक भाभी भी ढूंढनी है। पहले भैया की शादी हो जाए तब मैं अपनी करूंगी, क्योंकि घर में कोई खाना बना के खिलाने वाली होनी चाहिए, नहीं तो एकदम दुबले पतले हो जाओगे। समझ में आया? हाँ ठीक है, जो करना होगा बाद में करना। पहले मैं और मोहन गांव वालों को ये बता दूं कि मैं जिंदा हो गया हूं, नहीं तो मुझे भूत समझकर पीट देंगे। वैसे भी मुझे सब भूत ही मानते हैं। हाँ चलो भैया, देखते हैं। गांव में सबसे पहले सेठ के घर चलो, तब मजा आएगा। तो बच्चों, इस तरह मदन और मोहन गांव निकल जाते हैं और लोगों को बता देते हैं कि हम कुछ भी करने की ठाने तो उसे करके ही छोड़।